हेलो एवरीवन। बच्चों आज से शुरू करेंगे हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि यूँ समझ लो कि फ़िज़िक्स को समझने के रास्ते में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये चीज़ अगर हमको अच्छे से क्लियर नहीं होगी तो फिज़िक्स को जो पूरा समझने का प्रोसेस है वो हमको बहुत दिक्कत करेगा। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, बट एट द सेम टाइम एक पूरे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे से पता होना, इसके कॉन्सेप्ट के इसके बारीकियों को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारे फिज़िक्स में तुम्हारे इंटरेस्ट को और बढ़ाएगा, है ना। बाकी देखो मुझको क्या करना है, मुझको सिर्फ एक काम करना है कि कुछ भी करके तुम्हारे फिज़िक्स के पास लाना है, इंटरेस्ट तुम्हारे जगाना है। बाकी वो एक बार अगर तुमको इंटरेस्ट जग गया कि चीज़ें कैसे होती हैं फिज़िक्स में, तो फिर तुमको अपने आप खींचता चला जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा मैं। जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो ध्यान से, बहुत पेशेंस रखते हुए पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत छोटी छोटी बातों को समझेंगे एकदम बेसिक से, ज़ीरो से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो नीट और मेंस के बच्चे हैं, एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, वो क्वेश्चंस को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें और इन क्वेश्चन पर इन कॉन्सेप्ट्स पर जो क्वेश्चंस हैं उनको जितना अधिक हो सके उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रिलेटिव मोशन हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात जो हमको जाननी है चाहिए, जो सीखनी चाहिए, जो समझनी चाहिए, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहीं से पूरी बात की, पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहीं से होती है। पूरा खेल रिलेटिव मोशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है। हालांकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हल्का सा जब तुमको काइनेमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर था, सबसे पहला लेक्चर था, वहाँ तुमको मैंने बताया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात पूरे फिजिक्स में अलग अलग जगह पे होती रहेगी। अभी हम लोग फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। तो चलो फिर से समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और इसका रिलेटिव मोशन से क्या मतलब है। एक जनरल आइडिया मैं तुमको बताऊँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। सपोज दैट ये कोई एक सरफेस है, ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर कोई ऑब्जर्वर, मैं तुम कोई भी हो सकता है, वो ऑब्जर्वर इस प्लेटफॉर्म पे मान लो ऐसे खड़ा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर एक ऑब्जर्वर है और ये एक ऑब्जेक्ट को, जो कि कुछ भी हो सकता है, मूव करता हुआ देख रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज देयर इज अ मूविंग कार। ठीक है, बात को समझो। तो ये तुम्हारा एक ऑब्जर्वर हो गया, ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, चलो। तो होता क्या है फिजिक्स में, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मूव कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक मूविंग कार ले लिया। ये है ऑब्जर्वर जो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, दिखेगा, और ये है प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो ऑब्जर्वर खड़ा है। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर और ये प्लेटफॉर्म। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब मैं तुमको फिजिक्स से बताऊँ तो सिर्फ इतना सा होता है, कोई ऑब्जर्वर जहाँ से खड़े होकर के, जहाँ पे रह करके किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, किसी फिजिकल इंसिडेंस को देखता है, उस जगह को, उस प्लेटफॉर्म को ही कहते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब होता है कि देखने की जगह। फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिर्फ और सिर्फ एक यही मतलब है कि कोई ऑब्जर्वर जहाँ से खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, उसके पोजीशन को, उसके वेलोसिटी को, उसके एक्सेलेरेशन को, वो कितना फास्ट है, कितना स्लो है, उसके डायरेक्शन को, जो भी वो देखेगा वो इस सरफेस के, इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ही माना जाएगा। तो इस सरफेस को, इस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलो। तो हम लोग जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव मोशन में, सबसे पहली चीज़ वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ठीक है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या सिंपली हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कभी कभी सिर्फ फ्रेम कह के भी पुकार लेते हैं, ओनली फ्रेम, ठीक है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फ्रेम जो है वो कुछ भी हो सकता है। अर्थ का सरफेस हो सकता है, चलती हुई ट्रेन की छत हो सकती है, लिफ्ट हो सकता है, बस हो सकता है, साइकिल जिससे मूव कर रहे हैं वो हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा अर्थ के सरफेस पर रह करके गुजारते हैं। तो जो अर्थ का सरफेस है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग ज़्यादातर टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं। कभी कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में है, प्लेन में है, लिफ्ट में है, तो उस दिन उस समय वो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जहाँ पर तुम हो, लिफ्ट में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, अर्थ के सरफेस पे हो, अपने छत पे हो, कहीं भी हो, वो तुम्हारा उस वक्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तुम इस वक्त जहाँ बैठे हो, जिस कमरे में, जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर लेटकर, खड़े होकर के ये वीडियो देख रहे हो, वो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं जहाँ पे खड़े होकर इस क्लास को बना रहा हूँ, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यही मतलब होता है कि जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में कंक्लूजन निकालते हैं कि वो किधर जा रहा है, क्या स्पीड है, क्या डायरेक्शन है, क्या एक्सेशन है, वही हमारा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इट कुड बी एनी प्लेटफॉर्म ऑन विच यू आर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जिस वक्त तुम जहाँ पर होगे उस वक्त वो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, उसके बारे में कॉन्क्लूज़न निकालते हो, तो वो कॉन्क्लूज़न जो भी होगे, उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, व्हाटएवर कुछ भी, वो इसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगी। हर जगह से वही चीज़ दिखाई पड़ेगी इसकी गारंटी नहीं होती है। जहाँ पर पे उसके रिस्पेक्ट में बात होती है, ठीक है। चलो इसको और स्पेसिफिकली मैं तुमको बताऊं तो फ्रेम और रेफरेंस को हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कोरिलेट करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया XYZ, ठीक है, और यहाँ पर पे एक ऑब्जर्वर को मैंने इसके ओरिजिन पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और ये इसके ओरिजिन पे खड़ा होकर के यहाँ से चीज़ों को ये ऑब्ज़र्व करेगा, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे अगर मैं एक क्लॉक भी अटैच कर दूँ, ये डायग्राम कुछ याद आ रहा है, ठीक है, ये डायग्राम कुछ याद आ रहा है, कहीं बनाया था ऐसे मैंने कि ये XYZ से अटैच ये मान लो एक क्लॉक हो गया, ठीक है। तो अगर मैं एक सिस्टम ले लूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ एक्सिस का, उसके साथ एक मैं क्लॉक अटैच कर दूँ, यही तुम्हारा हो गया बच्चा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये XYZ जो सिस्टम ऑफ एक्सिस है, यही इस ऑब्जर्वर का दुनिया है। एक वॉच दे दिया, घड़ी दे दिया कि भाई टाइम नाप लो और यहाँ से पोजीशन नाप लो, हो गया इसका काम। दिस इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस अ वॉच, टाइम को मेज़र करने के लिए। अब इस ऑब्जर्वर की यही पूरी दुनिया है। अब ये इस दुनिया में रह करके जो भी चीज़ें देखेगा वो इसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में मानी जाएगी। दिस इज़ द एंटायर वर्ल्ड फॉर दिस ऑब्जर्वर। यहीं से देखेगा और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। नॉर्मली हम इस दुनिया को अपने लिए अर्थ का सरफेस कह सकते हैं, हम लोग मोस्टली वहीं पे रहते हैं। तो हमारे लिए हमारे घर में जो एक वॉच है, एक क्लॉक है वो, और जहाँ पे हम रहते हैं उससे जो एक्सिस अटैच कर दोगे वही हमारी दुनिया होती है। वही दुनिया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक पार्टिकल को देख रहा है, पार्टिकल की पोजीशन को मेज़र कर रहा है। ये एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है कि एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये इस दुनिया में रह करके एक मूविंग कार को भी देख सकता है कि एक कार मूव कर रही है, वो भी इसके लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। हो सकता है इसकी दुनिया में कोई ऐसा भी हो जो
एक मान लो फुटबॉल खेलता हुआ लड़का है और ये ऑब्जर्वर इस लड़के को भी देख रहा है, तो अपने आसपास ये ऑब्जर्वर जितनी भी चीज़ों को देख रहा है, किसी पार्टिकल की पोजीशन को मेज़र कर रहा है, किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी गिरता हुआ देख रहा है, किसी बच्चे को फुटबॉल खेलता हुआ देख रहा है, किसी गाड़ी को चलता हुआ देख रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ये अपनी इस दुनिया में रह कर के ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ये इसकी जो दुनिया है, जो दुनिया किससे बनी है, ये एक्सिस से बनी है और एक क्लॉक से बनी है। यही एक्सिस प्लस क्लॉक इस ऑब्जर्वर की दुनिया है। दुनिया का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जितनी भी चीज़ों को देख रहा है अपने आसपास, वो सिर्फ और सिर्फ इसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। ये किसी को गिरता हुआ देख रहा है, किसी को खेलता हुआ, किसी व्हीकल को चलता हुआ, किसी पार्टिकल को रेस्ट में देख रहा है। तो ये जो एक्सिस तुम देख रहे हो, एक्स वाई जेड एक्सिस, यही इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये जो सिस्टम ऑफ एक्सिस है ये अर्थ के सरफेस पे है। जनरली मान के चलो एग्जांपल के तौर पर अर्थ पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम ही में से कोई एक मान लो अपने आप को यहाँ पर रख के समझ सकते हो। तो हमारा ये जो अर्थ है यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अरे अर्थ पे तुम जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे एक एक्स वाई जेड एक्सिस तुमको दे दिया, एक क्लॉक अटैच कर दिया, हो गया तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चीज़ों को देखो, घड़ी को देखो, पता कर लो चल रहा है कि रेस्ट में है, तेज है कि स्लो है, एक्सेशन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, देख के पता कर लो। यही इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस केवल अर्थ तो होता नहीं है। फॉर एग्जांपल इस पूरी चीज़ को, ये इस खेलते बच्चे को, इस कार को, इस पार्टिकल को, इस बॉडी को, इवन इस फ्रेम को और इस ऑब्जर्वर को भी कोई दूसरा ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ के बियॉन्ड चल जाए, है ना, अर्थ के बियॉन्ड चल जाए और मान लो मैंने कहा कि ये मून है, एक ऑब्जर्वर मून पर खड़ा है। मून पर तुम जा भी सकते हैं। अभी चंद्रयान 3 ने इसको पॉसिबल बना दिया है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मून पर जा कर के अर्थ की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये रियल में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो वही एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। तो मान लो अपने आप को हम मून पे स्टेशन कर दिए और वहाँ से फिर यहाँ पर पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो आराम से मून पर खड़े होकर के इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। ये अर्थ का सरफेस है, इसकी जो दुनिया है वो अर्थ के सरफेस पे है। अपनी इस दुनिया को ही ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है। उसमें चीज़ों को देख रहा है, ये खुद को रेस्ट में देख रहा है, बाकी सब चीज़ को मूव करता देख रहा है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जर्वर ले लूँ जो मून पर खड़ा है, तो यहाँ से ये जो ऑब्जर्वर देखेगा वो टोटली डिफरेंट होगा जो कि ये देख पा रहा होगा। ये अर्थ के सरफेस पे खड़ा है और ये मून के सरफेस पे खड़ा है। इसकी दुनिया अर्थ है, इसकी दुनिया मून है। दुनिया मतलब सीधी भाषा में कहे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो खुद को रेस्ट में देख रहा है, अपनी ज़मीन को जहाँ पर खड़ा है उसको रेस्ट में देख रहा है। और ये तो इन ऑब्जेक्ट्स को छोड़ो, इस ऑब्जर्वर को भी मूव करता देखेगा, क्योंकि अर्थ मून के रेस्पेक्ट में अर्थ पूरा का पूरा अर्थ ही मूव करता दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए तो ये पूरी चीज़ें मूव कर रही होंगी। तो इसका जो कंक्लूजन होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग दिस ऑब्जर्वर, वो टोटल डिफरेंट होगा। यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। तुम जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो वहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर देखने की जगह बदल जाए, हम अपने आप को अर्थ से, यही ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल जो अर्थ पे था, कुछ दिन बाद अगर मून पर चला जाए और वहाँ से फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करे, रिजल्ट विल बी टोटली डिफरेंट। वो जिस चीज़ को रेस्ट में देख रहा था वो शायद रेस्ट में ना दिखाई पड़े, वो जिस चीज़ को मोशन में देख रहा था शायद मोशन में ना दिखाई पड़े मून के सरफेस से। तो यही चीज़ें हम लोग को समझनी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है, और फ्रेम को बदलने पर, देखने की जगह को बदलने पर जो ऑब्जर्वेशन है, जो कंक्लूजन है, वो एकदम आराम से चेंज कर सकता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको समझनी चाहिए कि रिलेटिव मोशन में
क्या चीज़ें होती हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमसे क्या कहना चाहता है। सुनो, सबसे पहली बात, हम लोग काइनेमेटिक्स में रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन पढ़े कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट में है, और टाइम के साथ बदल रहा है तो मोशन में। तो एक बात को ध्यान रखना कि रेस्ट एंड मोशन आर relative phenomena that is, there is nothing which is at absolutely rest or इन मोशन। इस बात को समझना होगा कि रेस्ट और मोशन जो बच्चों वो रिलेटिव फेनोमेना होता है। अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है तो वही चीज़ किसी ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हैं। जैसे हमने कहा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव फेनोमेना, इसका मतलब ये हुआ कि इट डिपेंड्स कि उसको ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, अ पार्टिकल विच इज़ एट रेस्ट, तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए ही रेस्ट में होगा, हर जगह से रेस्ट में दिखाई दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये हुआ कि वो हर जगह से रेस्ट या हर जगह से मोशन में दिखाई पड़े। तो इस बात को अच्छे समझ लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमसे कहना क्या चाहता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है जो लिखा है मैंने, कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव फेनोमेना, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। कोई चीज़ फास्ट है, कोई चीज़ स्लो है, कोई चीज़ रेस्ट में है, कोई चीज़ मूव कर रही है, किसी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी का एक्सेलरेशन है, किसी में डी एक्सेलरेशन है। ये एब्सोल्यूट नहीं होता। दिस ऑल आर रिलेटिव फेनोमेना। और सच्चाई कहूँ तो फिजिक्स में एवरीथिंग इज रिलेटिव फेनोमेना। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नाम सुना होगा भाई अल्बर्ट आइंस्टीन। बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कहीं मौका मिलेगा तो उसका डिस्कस ज़रूर हम लोग करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव फेनोमेना है, किसी के रेस्पेक्ट में ही हम लोग ये सारी बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमको जानना होगा कि रेस्ट और मोशन जो होता है, काइनेमेटिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, रेस्ट और मोशन, वो कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है। दिस इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर। सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही प्रॉपर्टी नहीं है मोशन। सब हम लोग सोचते हैं ना कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम पे भी डिपेंड करेगा हम कहाँ पे हैं। तो रेस्ट और मोशन फेनोमेना हम जिसको देखते हैं सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरे से भी अटैच है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो हो सकता है शायद वो मेरे लिए हो, पूरी दुनिया के लिए ना हो, क्योंकि हम ऐसे जगह खड़े हैं कि हमको रेस्ट में दिखाई दे रहा है। ये अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, सिर्फ मेरे लिए मोशन में हो सकता है, बाकी सबके रेस्ट में हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे जगह खड़ा हो सकता हूँ कि मुझको मोशन में दिखाई पड़ेगा। तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है। हम लोग इस बात को समझते नहीं। हम सोचते हैं यार वो तो रेस्ट में है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मेरा तो उससे कुछ कनेक्शन है। ऐसा नहीं है। ये ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है। वो कहाँ पर पे है, हम कहाँ पे हैं, तब बात बनती है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो उसी को कहा जा रहा है कि कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर। इस बात को ध्यान रखना। तीसरी चीज़ जो तुमको बताने वाला हूँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई रिलेटिव मोशन इज सो इम्पॉर्टेंट। क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लोग, आखिर इससे फ़ायदा क्या होगा, रिलेटिव मोशन क्यों इम्पॉर्टेंट है।
एक एग्जाम्पल से तुमको मैं समझाता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। समझो, जैसे मान लो कि ये अर्थ है और यहाँ पर मार्स, अर्थ और ये मार्स, थोड़ा बड़ा फ्रेम लेके चलो, ठीक है ना, अर्थ और मार्स, और ये ठहरा कोई एक स्टार, ठीक है, ये स्टार है कोई। इस स्टार को हम लोग अर्थ और मार्स दोनों जगह से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमने इस स्टार को ऑब्जर्व किया फ्रॉम अर्थ, ठीक है, अर्थ से ऑब्जर्व किया। हमने इस स्टार को मार्स से भी ऑब्जर्व किया फॉर एग्जाम्पल। तो दोनों के रेस्पेक्ट में जो इस स्टार की जो वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी हमको मेजर करना है, इस स्टार की जो वेलोसिटी है अर्थ और मार्स, अगर मैं दो ऑब्जर्वर खड़ा कर दूं, एक ऑब्जर्वर मान लो अर्थ के सरफेस पे खड़ा है और एक ऑब्जर्वर मान लो मून के सरफेस पे खड़ा है, ऐसे मून नहीं सॉरी मार्स के सरफेस पे खड़ा है। ये दोनों ऑब्जर्वर इस स्टार को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है दोनों की देखने की जगह डिफरेंट है, दोनों फ्रेम डिफरेंट है। उसका फ्रेम अर्थ है, उसका फ्रेम मार्स है। तो मार्स के फ्रेम से जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा और अर्थ के फ्रेम से जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो टोटली डिफरेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे मैंने कहा कि वाई रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ते हैं, इसको भी समझा जाए कि पढ़ता है क्यों पढ़ना जरूरी है इसको। फॉर एग्जाम्पल, हमने अर्थ से मेज़र किया कोई स्टार के बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी पोजीशन मेज़र किया, वेलोसिटी वो सब कुछ मेज़र किया, और मैं इस इंफॉर्मेशन को मार्स तक पहुंचा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट इज़ पॉसिबल, मार्स और अर्थ मून सब पॉसिबल है, जस्ट इमेजिन, कभी ना कभी पॉसिबल होगा, जस्ट इमेजिन कि फ्यूचर में पहुँच के वहाँ सब पॉसिबल है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन स्टार की निकालेगा अर्थ वाला और मार्स को ट्रांसफ़र करेगा, तो मार्स वाला उस इंफॉर्मेशन से एग्री तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो डिफरेंट होगी। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी आएगी वो समस्या पैदा कर देगी। मार्स वाला जो इसको देख करके इन्फॉर्मेशन निकालेगा और वो अर्थ के साथ शेयर करेगा, वो नहीं मानेगा, उसको कहेगा नहीं, वो हमको तो डिफरेंट चीज़ दिखाई दे रही है, वो कहेगा नहीं हमको डिफरेंट चीज़ दिखाई दे रही है। तो ऐसे कंडीशन में इसका इन्फॉर्मेशन भी सही है उसके रिस्पेक्ट में, इसका इन्फॉर्मेशन भी इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता है कि अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टार की वेलोसिटी पता कर लें तो मार्स के रिस्पेक्ट में भी मुझको पता हो जाए? जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हमको पता है, पोजीशन हमको पता है, एक्सेशन हमको पता है, तो क्या किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते हैं? और क्या निकालना ज़रूरी है? ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तो हम इस बात को चेक करेंगे कि हमें तो ये दिखाई दे रहा था, उसको क्या दिखाई दे रहा है। तो जब मुझको ये पता चल जाएगा कि हमारा उसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है उसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, तो फिर कम्युनिकेशन में गड़बड़ी नहीं आएगी। तो रिलेटिव मोशन को जानना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अपना फ्रेम चेंज करते रहते हैं। मान लो अर्थ के सरफेस पे है, कुछ दिन बाद हम मार्स के सरफेस पे चले गए तो फ्रेम तो हमारा चेंज हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो ऑब्जर्वेशन है वो भी चेंज करेगा। तो रिलेटिव मोशन हमको यही चीज़ सिखाता है कि अगर हम एक फ्रेम से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, पूरा सारांश बताने जा रहा हूँ कि रिलेटिव मोशन में क्या करना होता है। अगर एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेशन, उसका डायरेक्शन, सब कुछ, तो अगर फ्रेम को चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल अर्थ से मार्स पर चले गए, तो वो सब चीज़ें कैसे चेंज करेंगी? अब पोजीशन कैसे चेंज करेगा, वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी, व्हाट विल बी न्यू एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी न्यू वेलोसिटी, व्हाट विल बी न्यू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये सब चीज़ें ही हमको सीखना है इन रिलेटिव मोशन, जिसको कह सकते हो कि चेंज ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम को जब चेंज करोगे तो भाई चीज़ें चेंज तो करेंगी। तो रिलेटिव मोशन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अगर एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें इन्फॉर्मेशन पता है
तो दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे बिना उस फ्रेम तक जाए। ऐसा नहीं कि हमको इसकी वेलोसिटी पता करने के लिए मार्स पे ही जाना होगा, हम अर्थ पे रह करके ही मार्स के रिस्पेक्ट में पता कर सकते हैं। यही चीज़ सीखना है इन दिस रिलेटिव मोशन टॉपिक चैप्टर जो कह लो। बस यही तुमको समझना चाहिए कि कैसे पता करेंगे। एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर मुझको चीज़ें पता है तो दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैसे पता करेंगे बिना उस फ्रेम तक जाए। अब एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि अर्थ के सरफेस पे हो, मार्स पे चल जाओ, मेजर कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन हम मार्स पे अगर ना जाना चाहें, अगर हम अर्थ के सरफेस पर ही रहना चाहें और ये पता करना चाहें कि अगर मार्स पे होते तो ये चीज़ें कैसे चेंज करती, दैट इज़ द रिलेटिव मोशन जेस्ट। यही रिलेटिव मोशन का कहानी जो हमको सीखना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एकदम बहुत जीरो लेवल पे बता रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कैसे इसका चेंज होता है, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव फिनोमेना क्यों है ना। और जब फ्रेम चेंज होता है तो इस चेंज को हम कैसे समझेंगे, हमारा जो कंक्लूजन है वो कैसे चेंज करेगा, जानना बहुत जरूरी है। अगर अर्थ के सरफेस पे हैं और हम मार्स पे चले गए तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे चेंज करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही सब चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखा क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या कनेक्शन है ये भी सीखा, और ये भी सीखा कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो किसी एक फ्रेम के लिए होता है, फ्रेम चेंज करने पर चीज़ें चेंज कर जाती है। ये कैसे चेंज करेंगी, इसीलिए रिलेटिव मोशन हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। चलो, तो ये बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो आगे बढ़ने के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है समझना। अब हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन इन, अब हम लोग को दो चीज़ पढ़नी है। रिलेटिव मोशन में पहले पढ़ेंगे 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन। तो अभी जो तुमको समझाऊंगा वो होगा रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन आज की क्लास में। कैसे करते हैं, कैसे से क्वेश्चन आते हैं, कैसे से करेंगे, बहुत आसान सा चीज़ है। फिर चलेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो जो चीज़ें तुमको ऐसा अच्छी लगे, तुम्हारे मन की हो, उसे कॉपी कर लो नोटबुक में और फिर शुरू करते रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। डू इट फास्ट। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो सीखेंगे हम लोग पहले वो सीखेंगे रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, और सिर्फ इसको सीखेंगे नहीं, समझेंगे भी इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग को सीखना चाहिए पूरे रिलेटिव मोशन को अच्छे समझने के लिए वो चीज़ है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो बात करेंगे पहले पोजीशन से, फिर वेलोसिटी से, फिर एक्सेलरेशन से। तो सबसे पहले हेडिंग तुमको लिखनी है हाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो फर्स्ट हेडिंग विल बी रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। रिलेटिव का मतलब वही भी होता है कि एक चीज़ के रिस्पेक्ट में अगर हमको चीज़ें पता हो तो दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, यही चीज़ हमको समझना है। पोजीशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, या फिर एक्सेलरेशन। तुमको एग्जांपल दिया था मैंने स्टार, अर्थ और मार्स का, यही एग्जांपल पूरे रिलेटिव मोशन तुमको मैं समझाता रहूँगा। स्टार, अर्थ और मार्स। अब स्टार की वेलोसिटी मुझको अर्थ के रिस्पेक्ट में पता है, स्टार की वेलोसिटी मुझको मार्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। उसके लिए इस अर्थ और मार्स का आपस का वेलोसिटी पता होना चाहिए। बात को समझो क्या बोल रहा हूँ। अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टार की वेलोसिटी पता है, मार्स के रिस्पेक्ट में स्टार की वेलोसिटी पता करना है। उसके लिए अर्थ और मार्स का आपस का हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए, या पोजीशन को या जो चीज़ को। इसी चीज़ को हमको समझना है। यही पूरे रिलेटिव मोशन का कह सकते हो कि एक कह सकते हो कि मेन पॉइंट है जो हमको समझना है, जो हमको सॉल्व करना है, जिस पे क्वेश्चन में करना है। तो शुरुआत हम करेंगे पहले रिलेटिव पोजीशन से, ठीक है। चलो, तो और हम लोग 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें और आसान होगी। फिर 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो वो भी आसान होगा, लेकिन पहले बेसिक से स्टार्ट करना होगा। तो 1 डायमेंशन को समझते हैं पहले। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने मान लिया, और इस स्ट्रेट लाइन को नाम दिया चलो मैंने एक्स एक्सिस है। ये इस एक्सिस का ओरिजिन है। इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम सारे पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करेंगे।
तो सपोज दैट पहले मेरे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल पॉइंट ए है और दूसरा पार्टिकल पॉइंट बी है। इन दोनों पार्टिकल की पोजीशन को हम लोग ओरिजिन के एस्पेक्ट में नापते हैं। तो मैं पार्टिकल ए की पोजीशन को नाम दिया एक्स ए, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, ओ से ए की तरफ, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, हम सब जानते हैं। पार्टिकल बी की पोजीशन को नाम दिया मैंने एक्स बी, ठीक है, या कभी कभी एक्स ए ओ भी लिख सकते हो। एक्स ए ओ का मतलब ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक्स बी ओ भी लिख सकते हैं, बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो लिख भी सकते हो, उसको हटा भी सकते हो, बस दिमाग में रहे कि जो लिख रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ओके, तो ये दो पोजीशन मिल गई दो पार्टिकल की, एक्स ए और एक्स। मैं इस चीज़ को लिख भी दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जो एक्स ए है, एक्स ए इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में है तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो ओ से ए की तरफ होगा, ओ से ए की तरफ। सिमिलरली जो एक्स बी है वो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, ओ से बी की तरफ। तो ये दो पार्टिकल हैं जिनकी पोजीशन को मैंने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल बी कितना दूर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ए कितना दूर है, ठीक है। तो एक्स ए और एक्स बी ये दोनों पार्टिकल की पोजीशन मुझको पता चली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या उसकी पोजीशन है, ताकि पोजीशन पता होगा तो वहाँ तक ए और बी तक हम लोग पहुँच सकेंगे, ठीक है। पहले किसी चीज़ की पोजीशन पता होने, जो कहाँ पर पे है, तब तो उसको चेक करेंगे कि वो मूव कर रहा है कि रेस्ट में, कि क्या है, सब कुछ पता कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वो है तुम्हारा पोजीशन। अब यहाँ मान लो मुझको ओरिजिन के एस्पेक्ट में ए और बी का पोजीशन बताए, लेकिन इनका आपस का पोजीशन निकालना कि बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ पे है या ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ पे है, ये हमको पता करना है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ एक्स ए बी, एक्स ए बी को कैसे पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, जो पहले लिखा होगा उसका पोजीशन होगा, जो बाद में लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो एक्स ए बी लिखूँगा, समझ जाओगे कि मुझको पार्टिकल ए की पोजीशन पता करनी है, ओरिजिन के एस्पेक्ट में नहीं कि ओरिजिन से कहाँ पे है, पार्टिकल ए की पोजीशन पता करनी है बी से, कि बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है। तो उसको हम लोग पता कैसे करें, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, सॉरी यहाँ ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, ये हम लोग को पता करनी है। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला तुमको याद रखना है, एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, यही फॉर्मूला चलेगा पूरे रिलेटिव मोशन में। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाना। अगर दो पार्टिकल का पोजीशन मुझको पता है, अगर दो पार्टिकल का पोजीशन मुझको पता है किसी तीसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कौन है, ओरिजिन है, ए का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पता है, बी का पोजीशन ओरिजिन के, अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब ए और बी का पोजीशन सेम पॉइंट के रिस्पेक्ट में पता हो। ऐसा नहीं कि ए का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में है और बी का किसी और पॉइंट, ऐसा नहीं है। यहाँ जो एक्स और एक्स बी हैं वो सेम पॉइंट के रिस्पेक्ट में होने चाहिए, वो सेम पॉइंट यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो एक्स ए बी इज इक्वल टू
एक्स ए माइनस एक्स बी। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो समझने के लिए मैं तुमको एक्स ए ओ माइनस एक्स बी ओ भी लिख सकते हो। ए की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, बी की पोजीशन भी ओ के ही रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ जो एक्स ए, जल्दी इसको लिखा नहीं आता है लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ जो एक्स और एक्स बी है वो एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ए और बी का पोजीशन वो ओ हो चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों का होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है रिलेटिव मोशन का। सारी चीज़ों की शुरुआत इसी फॉर्मूले से होती है, पूरा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ यहीं से निकालेंगे। ठीक है, बट ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म लिया हुआ है, तो जब भी एक्स ए माइनस एक्स बी करेंगे वेक्टर के हिसाब से करेंगे। वेक्टर में जैसे सब्ट्रैक्शन करते वैसे यहाँ पे करेंगे। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि जब ही पोजीशन निकालनी होगी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, जहाँ ए और बी सेम पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन होने चाहिए। इस बात को गौर करना। अभी मैंने ऊपर लिखा रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन, ये वेक्टर फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर के नियम से सब्ट्रैक्शन होगा, जो लोग वेक्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। वेक्टर का डायरेक्शन के हिसाब से सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन जब वन डायमेंशन की बात हम लोग करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली इन वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में वेक्टर का जो एप्लीकेशन है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर हम लोग वन डायमेंशन में हैं तो किसी एक डायरेक्शन को प्लस दूसरे को माइनस मान करके हम लोग साइन के साथ एडवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि चलो इस डायरेक्शन को मैं मानता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन को मैं अगर मान लूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वन डायमेंशन मोशन में हम लोग इस फॉर्मूले को चाहें तो एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी भी लिख सकते हैं, वेक्टर नोटेशन हटा सकते हैं, है ना। और ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वन डायमेंशन मोशन के लिए। बट याद रहे कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसके हिसाब से एक्स से एक्स बी की वैल्यू हम लोग साइन के साथ लेके चलेंगे। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हो एक्स पॉजिटिव होगा, ओ के इधर जा रहा हो एक्स नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ जो एक्स ए एंड एक्स बी है आर विथ साइन, इनको प्रॉपर साइन के साथ यूज़ करना है। अगर ये वन डायमेंशन नहीं होता तो फिर इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते थे, फिर वहाँ पे एक्स से एक्स बी का डायरेक्शन देखना होगा वेक्टर के रूल से हट के। भी वेक्टर का रूल ही है मगर थोड़ा सा आसान हो जाता है जब वन डायमेंशन की बात करते हो। तो वन डायमेंशन में अगर हम लोग हैं तो पोजीशन के लिए सिंपल एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, बशर्ते एक्स ए एक्स बी की वैल्यू को हम लोग साइन के साथ रखेंगे। और साइन क्या होगा, अपना कोई भी गिवन क्वेश्चन में तुम किसी गिवन डायरेक्शन को प्लस किसी गिवन डायरेक्शन को माइनस मान सकते हो। जैसे मैं इस चीज़ को यहाँ तो मैं करके दिखाऊं, तो सपोज दैट इस डिस्टेंस को ओ से बी का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया 2 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैंने मान लिया चलो 5 मीटर है। ओरिजिन से बी 2 मीटर दूर है, ओरिजिन से ए 5 मीटर दूर है, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि ओरिजिन के इस साइड है। ओरिजिन के इस साइड जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा वो। तो मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर पे एक्स ए की वैल्यू क्या है, तो कहोगे एक्स ए की वैल्यू है +5 मीटर, एक्स ए +5 मीटर, इधर जा रहे हो +5 मीटर। फिर तुमसे पूछूं एक्स बी क्या है, बी की पोजीशन क्या है ओ के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट ओ के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन इधर चले गए +2 मीटर, दैट इज योर +2 मीटर। अब मान लो मुझको निकालना है एक्स ए बी। एक्स ए बी का मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए माइनस एक्स बी।
तो एक्स ए माइनस एक्स बी किया तो कितना आ गया 3 मीटर, यानी और +3 आ रहा है। +3 का मतलब कि ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में है, प्लस इसको मैंने प्लस माना है ना, तो +3 का मतलब कि बी से राइट डायरेक्शन में 3 मीटर दूर ए की पोजीशन तुमको मिल जाएगी। आई रिपीट, बी से राइट डायरेक्शन में 3 मीटर दूर ए की पोजीशन मिल जाएगी। तो ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में है +3 मीटर। +3 का मतलब बी के राइट डायरेक्शन में। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं निकालूँ एक्स बी ए, तो एक्स बी ए का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए, जो फॉर्मूला पर यूज़ किया, साइन के साथ यूज़ करना होगा। तो एक्स बी इज़ 2, एक्स ए इज़ 5, कितना आ गया -3 मीटर। अब निगेटिव का क्या मतलब है, माइनस तो इस तरफ के लिए मैंने बताया था। तो बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में लेफ्ट तो ही है, ठीक है, इधर ही तुम्हारा राइट हो रहा है, इधर मैं लेफ्ट हो रहा हूँ, अपने तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट। तो माइनस आने का मतलब ये हुआ कि जो बी की पोजीशन है ए के रिस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ है, और कितनी दूर है 3 मीटर दूर है। तो ये +3 और -3 का मतलब डायरेक्शन से है कि ए बी के राइट डायरेक्शन में है ऐसे, और बी ए के लेफ़्ट डायरेक्शन में है इस तरीके से। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्लस माइनस का एक्चुअल मतलब क्या है। तो इस तरीके से साइन को हम लोग यूज़ करके हम लोग पोजीशन पता कर सकते हैं। वन डायमेंशन का एक फ़ायदा देखो ये होता है कि अगर हम लोग पोजीशन को डायरेक्शन को एक प्लस और माइनस मान के चलें, तो फिर हम लोग वेक्टर के जो रूल से थोड़ा सा आसानी से बच सकते हैं, और साइन के साथ अगर यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हो कि जो पार्टिकल बी है वो ए के इस दिशा में है, ठीक है, और पार्टिकल जो ए है वो बी के इस दिशा में है। वो किस दिशा को प्लस बना था, इस दिशा को मैंने माइनस बना था, ठीक है। तो -3 आने का मतलब कि बी इस तरफ है, इस नेगेटिव इस दिशा में है। +3 आने का मतलब कि ए बी के एस्पेक्ट में इस दिशा में है। तो ये साइन हमको जो होता है वो बताता है किस तरफ तुमको पार्टिकल की पोजीशन मिलेगी, ए के एस्पेक्ट में बी किधर है, बी के एस्पेक्ट में ए किधर है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल तुमको इस पर और समझाता हूँ मैं, ताकि जो पोजीशन का कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे कर लो, फिर उस क्वेश्चन में भी चलते हैं, डू इट फास्ट। तो बच्चों रिलेटिव पोजीशन निकालना, चलो एक को एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट ये ओरिजिन मैंने ले लिया और 3 बॉय हैं, ये है मान लो बॉय ए, ये है बॉय बी और ये है बॉय सी। ये एक स्ट्रेट लाइन पर हम लोग खड़े हैं, इसे वन डायमेंशन मान के चलेंगे, इसके बियॉन्ड हम लोग को नहीं जाना है। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी पॉइंट को ओरिजिन मान लिया गया। उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें तीनों बॉय का पोजीशन दिया है, कौन कहाँ पे खड़ा है। पोजीशन ऑफ बॉय ए इज़ दिस, डायरेक्शन क्या होगा इसका, ओ से ए की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स ए, ठीक है। पोजीशन ऑफ बॉय बी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये होगा एक्स बी, और पोजीशन ऑफ बॉय सी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये होगा एक्स सी, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, और अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने इसको डायरेक्शन को क्या माना है, मान लो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को क्या माना है, मान लो नेगेटिव, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो दिया है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया है 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक दिया है 4 मीटर, ये डिस्टेंस मुझको पता है। तो अगर पोजीशन लिखूँ इन तीनों पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो एक्स ए का पोजीशन क्या होगा, +2 मीटर, इधर है तो +2 होगा। बी का पोजीशन क्या होगा, तो एक्स बी विल बी +5 मीटर, 2 + 3 +5 मीटर। एक्स सी का पोजीशन क्या होगा, -4 मीटर, इस तरफ है तो -4 होगा, है ना। वेक्टर फॉर्म में हो, वन डायमेंशन में हो, वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है, तो बस प्लस माइनस यूज़ करके तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको पहले मैंने बता दिया है, साइन के साथ लिखो, वेक्टर फॉर्म अपने आप हो जाएगा तुम्हारा।
तो तीनों की पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख दिया। ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है। साइन के साथ पता चल गया कि भाई बी किधर है, भाई पॉजिटिव है तो ए इधर होगा, बी इधर होगा, नेगेटिव है तो सी इधर होगा, ये हम लोग को पता चल गया। ये सारी पोजीशन इन तीनों बॉय की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। आपस का पोजीशन पता करना हो, जैसे मुझको पता करना हो कि एक्स ए बी मतलब बॉय ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो फॉर्मूला हमको पता ही है एक्स ए माइनस एक्स बी। बट फिर बता दे रहा हूँ, जब भी इस फॉर्मूले को लगाओगे ये दोनों का पोजीशन कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ए और बी का पोजीशन कॉमन पॉइंट वो कौन सा है, ओरिजिन है। ऐसा नहीं कि ए का पोजीशन सी से ले लिया और बी का पोजीशन ओ, ऐसा नहीं है। ए और बी का पोजीशन कॉमन पॉइंट से होना चाहिए। तो एक्स ए माइनस एक्स बी, तो एक्स ए माइनस एक्स बी कितना आएगा, -3 मीटर। -3 का मतलब क्या हुआ, अब -3 का पता ही है कि बी इधर है और ए इधर है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए तो इस दिशा में है, तो इस दिशा को नेगेटिव तो मान लो, इधर जाओगे तो नेगेटिव तो होगा ना, मतलब बी से इधर जाना होगा तब ए मिलेगा। नेगेटिव का मतलब क्या, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, तो बी से इधर जाएंगे तो ए मिलेगा। कहने का मतलब ये है, नेगेटिव आने का मतलब ये है। अगर तुमसे पूछूं एक्स ए सी का मतलब ए की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, एक्स ए माइनस एक्स सी। तो एक्स ए कितना है, एक्स ए इज 2, एक्स सी कितना है -4, तो कितना हो गया +6 मीटर। एक्स ए सी पोजिशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी +6, यानी कि सी हो तो सी से +6 जाओ, +6 किधर है, इस तरफ प्लस है, तो +6 मतलब इस तरफ जाऊंगा तो ए मिलेगा मुझको। नेगेटिव आएगा तो मतलब इस तरफ जाऊंगा तो हमको पार्टिकल मिलेगा। तो यहाँ से नेगेटिव थी मतलब क्या, बी से इधर जाएंगे तो ए मिलेगा। प्लस आने का मतलब क्या कि सी से इधर आएंगे तो ए मिलेगा, क्योंकि इधर को मैंने प्लस, इधर को मैंने नेगेटिव माना है। ये इसका कहने का मतलब होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव यूज़ करके हम लोग पोजीशन को आराम से वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही वन डायमेंशन का तुमको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन निकाल सकते हो। एक और चीज़ देख लो, जैसे पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स सी। अब एक्स बी कितना है 5 और एक्स सी कितना है -4, तो कितना हो गया +9 मीटर। यानी बी की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में +9 है। मतलब अगर मैं सी हूँ तो इस तरफ +9 जाऊँगा तो बी से मुलाकात हो जाएगी। सी के रिस्पेक्ट में +9 तो इस साइड जाना है, +9 इधर जाऊँगा तो बी मिल जाएगा। मतलब मैं सी हूँ तो इस तरफ +9 मीटर दूर मेरे बी होगा। बी की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में +9, इस तरफ +9। अगर मैं तुमको निकालना चाहूँ एक्स सी बी इज़ एक्स सी माइनस एक्स बी, यानी 4 इनफैक्ट -4 है ना, -4 -5 -9। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बी हूँ, सी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर मैं बी हूँ तो इधर जाऊँगा -9, इधर इस साइड जाऊँगा तो मुझको मिल जाएगा कौन, पार्टिकल सी। तो बी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन क्या होगी, -9 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग पार्टिकल्स का आपस का पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन पता है, ए की, बी की, सी की, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उनका आपस का पोजीशन इस तरीके से निकाल सकते हो। किसी गिवन डायरेक्शन को प्लस, किसी गिवन डायरेक्शन को माइनस मान करके हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज़ जब रखेंगे साइन के साथ रखेंगे। और नेगेटिव का मतलब भी होगा, जैसे मैंने कहा कि एक्स सी बी -9, तो सी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में -9 है, मतलब बी जहाँ भी होगा -9 मीटर का मतलब 9 मीटर इधर जाने पर सी मिलेगा। बी के रिस्पेक्ट में सी इस तरफ होगा 9 मीटर। अब इसे आ रहा +9 मीटर या +6 मीटर। ए की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में, तो सी जहाँ भी होगा उससे 6 मीटर इधर जाएंगे तो ए मिलेगा। तो इस तरीके से प्लस माइनस को हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन पार्टिकल्स का आपस में। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया रिलेटिव पोजीशन। अब बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की।
रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, हम लोग तो पोजीशन फाइंड करना है। ये तो पोजीशन फाइंड किया, मान लो तीनों चीज़ें अब रेस्ट में है, लेकिन तीनों जब मूव करेगा तो कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी, उसको देखते हैं। ठीक है, डू इट फास्ट।